My all dears, it's me Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College उमरकोट। बड़ा आगे हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। ये हम होलोजाइक न्यूट्रिशन चैप्टर है उसका आज आगे कंटिन्यू करें टॉपिक, और ये आपका लेक्चर नंबर 8 है। और इसमें हमने लास्ट टाइम जो 7 लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये स्मॉल इंटेस्टाइन था जिसकी 3 रीजन थी बेटा। पहली रीजन थी डोडेनम, जहाँ पे बाइल जूस आया था, पैंक्रियाटिक जूस आया था, जिन्होंने केमिकल डाइजेशन की थी, खाने की डाइजेस्ट हुआ था खाना मैक्सिमम लेवल पे। इसके बाद सेकंड रीजन थी स्मॉल इंटेस्टाइन की जिसका नाम था जेजुनम। वहाँ पे 5-6 एंजाइम थे खुद जेजुनम के जिन्होंने भी खाने की डाइजेशन की थी, और यहाँ जेजुनम में आपका खाना मुकम्मल डाइजेस्ट हुआ था और इसका नाम था काइल। फिर खाना आया आपकी आखिरी रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन की, और बेटा इस रीजन का नाम था इलियम, जहाँ पे खाने की क्या हुई थी, एब्जॉर्प्शन हुई थी 2 नालियों के ज़रिए, एक लैक्टिल के ज़रिए, एक ब्लड कैपिलरी के ज़रिए। जिन्होंने जो भी मोनोमर थे, अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे आपके अमाइनो एसिड हैं, ग्लूकोज हैं या शुगरें हैं, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, इनको एब्जॉर्ब किया था। अब इलियम के बाद आगे ये खाना आएगा आपके ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और इस लार्ज इंटेस्टाइन को बेटा कहा जाता है सिंपल आपका जो इंटेस्टाइन है उनमें सबसे बड़ा विर्थ वाला आर्गन। जो ये आर्गन है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, ये शुरू होता है आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन की रीजन से जिसका नाम है इलियम। इलियम में ना यहाँ पे एक मसल्स होती है अटैच, इस बेटा मसल का नाम है इलियो कैकल स्फिंक्टर वाल्वे। ये मसल होती है इलियोकैकल स्फिंक्टर मसल, इलियोकैकल स्फिंक्टर मसल जो कि वाल्वे बनाती है। इस वाल्वे का नाम है इलियोकैकल स्फिंक्टर वाल्वे। ये मसल जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट होती है जब खाना यहाँ पे रिब्जॉर्ब होता है ना, एब्जॉर्प्शन होती है इलियम में। फिर ये मसल जब खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर ये मसल रिलैक्स होंगी, जिसके नतीजे में ये मसल के बीच में सुराख बनेगा। इस पोर के ज़रिए, इस वाल्वे के ज़रिए ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन की फर्स्ट रीजन में जिसका नाम है बेटा काइकम। तो ऐसे ये खाना आता है इस मसल या इस वाल्वे के ज़रिए आपके काइकम के अंदर। तो ऐसे खाना आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये शुरू हो रहा है आफ्टर द इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेटा इसकी लेंथ है आपके लार्ज इंटेस्टाइन की वो है 1.5 मीटर, और इसकी विड्थ जो है बेटा वो है 6.5 सेंटीमीटर। इसको लार्ज इंटेस्टाइन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये विड्थ में बड़ा है बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन की जो विड्थ है वो है 6.5 सेंटीमीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ थी 3 से 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 1.5 गुना स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा है विड्थ में। विड्थ इसकी बड़ी होने की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, मगर ये लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन की बेटा लेंथ है 1.5 मीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी 6 मीटर। यानी कि ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से 4 गुना छोटा है लेंथ के हिसाब से। विड्थ के हिसाब से ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है 1.5 गुना स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये था इसका कारण विड्थ, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा लार्ज इंटेस्टाइन। अब बेटा लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसकी हम बात करें इंसान के अंदर, हम ह्यूमन में होमो सेपियंस में ये लार्ज इंटेस्टाइन 2 काम करता है। एक काम बेटा ये करता है एब्जॉर्प्शन, एक इसका काम है अपनी बॉडी में करना है एब्जॉर्प्शन, दूसरा इसका काम है अपनी बॉडी में इजेशन करना, इजेशन। ये 2 काम करता है ह्यूमन की बॉडी में। बाकी जो जानवर हैं अदर जानवर, उनके अंदर बेटा ये 3 काम करता है। आपका लार्ज इंटेस्टाइन बाकी जो जानवर हैं हर्बीवोर्स उनके अंदर डाइजेशन भी करता है, याद रखें। फिर नंबर 2 सेम काम करता है, उन जानवरों में भी एब्जॉर्प्शन भी करता है, ये इजेशन भी करता है।
गाय भैंस वगैरह है इनके अंदर, बकरी वगैरह के अंदर ये 3 काम करता है। अपने अंदर सिर्फ एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन करता है। इसका रीज़न चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेटा ये अगेन डिवाइडेड है आपकी 4 रीजन में। रीजन नंबर 1 बेटा इसका नाम है कैकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन की फर्स्ट रीजन का नाम है। कैकम जो है बेटा ये आपकी शुरू हो रही है आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आखिरी रीजन है इलियम, इसके बाद शुरू हो रही है कैकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन की फर्स्ट रीजन है। और यहाँ से ये खाना आया इस वाल्वे के जरिए, इलियोकिकल स्फिंक्टर वाल्वे। इलियो का मतलब है इलियम, कैकल माना कैकम, इन दोनों के बीच में क्या है, ये स्फिंक्टर मसल है, स्मूथ मसल है जो गार्ड करती है, कंट्रोल करती है। खाना फिर इसके जरिए आ रहा है कैकम के अंदर। ऐसे कैकम में जैसे ही खाना आया बेटा तो कैकम जो है यहाँ पे खाने की, हमारी बॉडी जो है ह्यूमन, हमारी बॉडी में कैकम के अंदर जो है इस खाने की याद रखना वो होती है एब्जॉर्प्शन। हम ह्यूमन की बॉडी में कैकम में खाने की एब्जॉर्प्शन होती है, और यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होती है चीज़ वो होती है वाटर, और दूसरी जो चीज़ यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है उसका नाम है साल्ट। ये 2 चीज़ें यहाँ पे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। वाटर और साल्ट की एब्जॉर्प्शन यहाँ होती है, और ये एब्जॉर्प्शन करने वाले इसके एंडोथेलियम सेल हैं, म्यूकोसा लेयर होती है। कोई विलाय वगैरह माइक्रोविलाय लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद नहीं है, तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो याद रखें म्यूकोसा कर रही है, ना कि विलाय। ऐसे एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे एक और चीज़ पाई जाती है इसकी स्पेशल। कैकम जो है बेटा इसकी एक आउटर साइड होती है, यूँ आउटर प्रोजेक्शन होती है फिंगर लाइक ऐसे। इस आउटर साइड को, इस आउटर पार्ट को कहा जाता है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये आर्गन अपनी बॉडी में मौजूद है मगर किसी काम का नहीं है, तो ऐसे आर्गन को हम क्या कहेंगे बेटा, वेस्टिजियल आर्गन। अपेंडिक्स जो है ये अपना बेटा कहलाता है वेस्टिजियल आर्गन। ठीक, वेस्टिजियल आर्गन का क्या मतलब है, वेस्टिजियल आर्गन का बेटा ये मतलब है कि वो आर्गन जो मौजूद हो बॉडी में मगर किसी काम का ना हो। द आर्गन विच इज प्रेजेंट इन बॉडी बट नॉट फंक्शनल या नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क और फंक्शन, तो ऐसे आर्गन को कहेंगे वेस्टिजियल आर्गन। इसका मिसाल है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है क्यों वैसे आर्गन है, क्योंकि हमारे अंदर एवोल्यूशन हो चुकी है, हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने इस आर्गन को यूज़ ही नहीं किया। तो जिस आर्गन को हम यूज़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आगे जैसे पीढ़ी बढ़ेगी तो उसमें वो आर्गन जो है आज से वेस्टिजियल हो जाएगा, काम के लायक ही नहीं होगा। जैसे आप ये हाथ कम यूज़ करते हैं या ये आर्म कम यूज़ करते हैं, इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये आपके आर्म ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इसमें फोर्स जनरेट होती है, ज़्यादा काम करते हैं। तो ऐसे है ना, अपने पेरेंट जो थे अपने टोटल 4 ऐसे आर्गन हैं। निकटेटिंग मेम्ब्रेन है, आँखों में पर्दा है जो आँखें साफ करता है, वो अपने अंदर है मगर काम का नहीं है। एयर मसल है, बाकी जानवर घुमाते हैं कानों को साउंड वेव कलेक्ट करने के लिए, ये पड़ी है मगर अपने काम की नहीं है। दूसरा आर्गन ये हुआ। तीसरा आर्गन जो है अपने अंदर वो ये है अपेंडिक्स, पड़ा है काम का नहीं है। चौथा भी एक आर्गन है अपने अंदर, टेल बोन या कोकेक्स, अपनी रीढ़ की हड्डी की, जो पड़ी है काम की नहीं है। इन्हीं हड्डी से आगे मोंकी वगैरह है, चिंपैंजीज हैं, बबून्स हैं, इनके अंदर जो है बेटा पूंछ निकलती है, टेल या पूंछ। तो इससे 4-3 ये चीज़ों से सबूत भी मिल रहा है कि हमारे अंदर भी एवोल्यूशन हुई, ये चीज़ें हैं। तो ये आर्गन आपका काम का नहीं है, पड़ा है काम का बेटा नहीं है। इसका काम क्या है, इसका काम ये बेटा हर्बीवोर जो जानदार है, दूसरे जो जानवर है ना हर्बीवोर, घास खाने वाले, गाय भैंस वगैरह, तो इन जानदारों के अंदर ये काम का है। और सर ये क्या काम करता है बेटा, ये काम करता है डाइजेशन का। उन जानवरों में ये काम करता है डाइजेशन का। किसकी डाइजेशन बेटा, ये करता है इसकी डाइजेशन, किसकी, सेलुलोज की। सेलुलोज शुगर जो है वो यहाँ डाइजेस्ट होती है अपेंडिक्स के अंदर, और यहाँ पे इन जानवरों में एक एंजाइम बनता है यहाँ, इस एंजाइम का नाम है सेलुलेज, जो कि सेलुलोज शुगर की डाइजेशन करता है। अपनी बॉडी में ये एंजाइम नहीं है क्योंकि आर्गन काम का नहीं है, इस वजह से ये सेलुलोज शुगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी डाइजेस्ट नहीं होती है। ठीक, अब आगे
ये जो आपका अपेंडिक्स है इसकी बेटा साइज है 18 सेंटीमीटर या कुछ जगहों पे लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर। और ये जो अपेंडिक्स है अगर इसमें हमारी बॉडी में खाना आ भी गया, एंजाइम है नहीं, म्यूटेशन की वजह से वो जीन ही नहीं है जो इस एंजाइम को बनाए, अगर आ गया तो स्वेलिंग हो जाएगी, नुकसान देगा हमें, दर्द होगा, पेन होगा, बाकी आर्गन ये काम नहीं कर पाएगा, ये स्वेल हो जाएगा तो केकम वगैरह को ब्लॉक कर देगा, इस वजह से खाना आएगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं बाहर। ठीक, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, हमें अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इसको निकालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा बाहर, सर्जरी के ज़रिए निकाला जाएगा और कोई इलाज इसका नहीं है, ऑपरेशन किया जाएगा और ये सर्जरी के लिए जुर्म किया जाएगा और सर्जरी को कहा जाएगा अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी का मतलब ही यही है कि रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। अगर रिमूव कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बॉडी पे, हो या ना हो। ठीक, आगे अब इसके बाद जो है अपनी बॉडी में बस यही हुई है एब्जॉर्प्शन। अब खाना आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन की सेकंड रीजन में, और बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन की सेकंड रीजन का नाम है, केकन के बाद आती है कॉलन। ये लार्ज इंटेस्टाइन की सेकंड रीजन है। कॉलन जो होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन की, याद रखें, सबसे बड़ी रीजन है कॉलन। कॉलन क्या है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन की सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल वाली रीजन है, और ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन की लार्जेस्ट रीजन है और इसकी लेंथ या साइज है 1.5 मीटर, बहुत बड़ी रीजन है ये। कॉलन जो है आपका, इसके फर्दर अगेन 4 डिवीज़न है, इसके अगेन 4 पार्ट हैं कॉलन के। कॉलन देखें यहाँ से शुरू हुई है कैकम से, ये सारा कॉलन है, यहाँ से लेकर ये पूरा ऐसा कॉलन कहलाता है। ये आपका ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये ऐसा बेटा कॉलन है सारा। ग्रीन कलर का ऐसा इतना सा था ये कैकम, तो ये सारा ऐसा है कॉलन। कॉलन अगेन 4 डिवीज़न में डिवाइडेड है और इसकी पहली जो रीजन है बेटा, इस पहली रीजन को कहा जाता है असेंडिंग कॉलन, ये इसकी फर्स्ट रीजन है। दूसरी जो रीजन है इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। और ये जो है थर्ड रीजन, इसका नाम है डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन के बाद आखिरी जो रीजन है इसकी, इसको बेटा कहा जाता है सिग्मोइड कॉलन। ये आपके हुए टोटल 4 फर्दर सब डिवीज़न या रीजन्स आपके कॉलन के। असेंडिंग कॉलन जो ये अपवर्ड जा रहा है ना, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इस हिस्से को कहेंगे असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब ये अपवर्ड। ट्रांसवर्स कॉलन ये सीधा जो है ट्रांसवर्स कॉलन है। फिर ये नीचे आ रहा है, पाइप से नीचे आने को डिसेंडिंग कहेंगे, डिसेंडिंग कॉलन। आखिरी पार्ट है आपके इस हिस्से को कहेंगे सिग्मोइड कॉलन। तो ये 4 रीजन है। अब कॉलन जो है बेटा, कॉलन, इसमें एक स्पेशल चीज़ यही होती है अपनी ह्यूमन बॉडी में, उस चीज़ का नाम है एब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी में कॉलन भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन, सेम जो कैकम कर रहा है। यहाँ पे बेटा एब्जॉर्प्शन होती है वाटर और साल्ट्स की, वाटर की और साल्ट की। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ भी एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। उस एक्स्ट्रा चीज़ का बेटा नाम थोड़ा याद रखना, विटामिन्स। विटामिन्स एक्सेप्ट एक विटामिन जिसका नाम है B12। विटामिन B12 याद रखना, विटामिन B12 वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है इलियम के अंदर। विटामिन B12 जो है ना, सियानोकोबालामिन भी इसको कहते हैं, वो इलियम में एब्जॉर्ब हो चुका है। बाकी जो आपके विटामिन है, विटामिन ए, बाकी जो विटामिन बी हैं, B1, B2, B3, ऐसे आपका विटामिन सी है, विटामिन डी, विटामिन ई, ये चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं खाने वाली। कहाँ पे बेटा, कॉलन में, एक्सेप्ट विटामिन B12। 3 चीज़ें ये एब्जॉर्ब होती हैं यहाँ पे, हर जगह पे एंडोथेलियम सेल करते हैं, कोई विलाय शिलाय इसमें नहीं है। एक काम यही है ह्यूमन बॉडी में। आगे यहाँ कॉलन में एक स्पेशल चीज़ें रहती हैं, एक स्पेशल जानदार रहते हैं। इन बेटा स्पेशल जानदारों को कहा जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया रहते हैं
जो हमें फ़ायदा देते हैं। यहाँ पे हम दोनों ही जानदार एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। ऐसा रिलेशनशिप जिनमें दोनों ही का फ़ायदा हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बेटा कहेंगे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस कहेंगे, ठीक है ना। अब ये जो बैक्टीरिया रहते हैं यहाँ कॉलन में, ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया के कुछ मिसाल भी हैं, जैसे कि बेटा इस बैक्टीरिया का एक मिसाल है लैक्टोबैसिली या बैसिलस, और दूसरा एक बैक्टीरिया यहाँ पे रहता है, उसका नाम है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोली। ये जो कोली बैक्टीरिया है और ये दूसरा आपका लैक्टोबैसिली है, ये दो रहते हैं, दो किस्म के बैक्टीरिया, ये सिम्बायोटिक हैं। कहाँ रहते हैं बेटा? ये कॉलन के अंदर रहते हैं। अब हम इन बैक्टीरिया को जगह दे रहे हैं, प्लेस दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खाने के लिए ये गंध, ये सेप्रोफाइटिक हैं। अब नतीजे में ये हमें क्या देंगे? सिंपल सी बात है, ये हमें क्या देंगे? थोड़ा अंदाज़ा लगाएं। ये हमें बेटा देंगे सिंपल विटामिन्स बना के, बदले में ये हमारी बॉडी को क्या देंगे? विटामिन। कौन से विटामिन बेटा? विटामिन बी और विटामिन के। कौन सा विटामिन बेटा? ये देते हैं विटामिन B1 और दूसरा ये देते हैं विटामिन B3। ये दो किस्म के विटामिन देते हैं हमारी बॉडी को। विटामिन जो बेटा B1 है, इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं थियामिन, इसका दूसरा नाम है थियामिन। और विटामिन B3 जो है सिंपल, इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं नियासिन या नियासिनिक एसिड, नियासिन। ये दो किस्म के विटामिन हैं जो आपका ये हिस्से पे बनते हैं, जो ये बैक्टीरिया बनाते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें देते हैं बदले में ये। अब विटामिन B है और K है, ये लाजमी है हमारी बॉडी में। विटामिन B हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में एंजाइम को एक्टिव करता है, नर्वस सिस्टम के सेलों को डेवलप कराएगा और अपनी बॉडी में ब्रेन का प्रॉपर काम वगैरह कराएगा, स्किन वगैरह इन सब में ये यूज़ होता है। बाकी विटामिन K आपको पता होगा, ये आपका एंटीकोगुलेंट है, ब्लड क्लॉटिंग है उसको ये प्रोमोट करेगा, ब्लड की क्लॉट को कराएगा, या आपके जो खून उसको रोकेगा, कट वगैरह जब होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये चीज़ें देता है हमारी बॉडी को। अच्छा, इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये इन बैक्टीरियाओं की वजह से यहाँ पे गैसेस भी कुछ बनती हैं। H2S है, CH4 है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये गंदी गैसें हैं। यही तो वो गैसें हैं सिंपल जो हम निकालते हैं। सिंपल क्लियर है बात? आगे देखें। अब ये दो काम है हमारी बॉडी में, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दो काम कर रहे हैं, ह्यूमन की बॉडी में विटामिन B और K दे रहे हैं। बाकी जो जानवर है हर्बीवोर, उनमें ये बैक्टीरिया एक और भी काम करते हैं, उनमें ये एक और भी काम करते हैं मेजर लेवल पे, सेलोज को भी डाइजेस्ट कराना। तो सेलोज की डाइजेशन में भी हिस्सा लेते हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। कॉलन, यही था इसके बारे में सारा। कॉलन के बाद आखिरी रीजन आपके इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की, और इसका नाम है रेक्टम। रेक्टम जो है यूं ही समझो आखिरी रीजन है, मगर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ये तीसरी रीजन है, ठीक है बेटा। रेक्टम जो है यहाँ पर जैसे ये अब खाना पहुँचेगा, अब इस खाने को खाना नहीं कहेंगे, अब इसको हम गंध बोलेंगे, गंध, फीसेस, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचा है अच्छी चीज़ें, सारी बॉडी ने अच्छी अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली हैं। अब यहाँ रेक्टम जो है, यहाँ पे ये चीज़ आएगी खाना, और इस खाने को हम क्या नाम देंगे? अब इस खाने को अब नाम देंगे फीसेस। यहाँ पे इसका नाम पड़ेगा फीसेस, खाने का फीसेस या स्टूल या पोप भी कह सकते हैं, पूप। ठीक, तो ये चीज़ आगे गंध है, इस गंध को कहेंगे फीसेस, और फीसेस यहाँ पे स्टोर होगा रेक्टम के अंदर। रेक्टम जो है बेटा, इसके अंदर डायलेट पार्ट होता है इसका, और इस डायलेट पार्ट को कहा जाता है रेक्टल एम्प्यूला। ये रेक्टम जो है ना, इसके डायलेटेड पोर्शन है, ये डायलेट पोर्शन नजर आ रहा है, इस डायलेट पोर्शन का नाम है रेक्टल एम्प्यूला, जहाँ पे क्या होगा, फीसेस जो है, गंध जो है, वो क्या होगा बेटा, सारा स्टोर होगा कुछ टाइम के लिए, आर्जी तौर पे लिए। ये जो है स्टोर होगा कुछ आर्जी टाइम के लिए, यूं कहेंगे टेम्पररी तौर पे। अब ये रेक्टम में सारा ये गंध आ जाएगा, फिर ये गंध यहाँ पे स्टोर होगा। अब ये आगे रेक्टम क्या करेगा, इजेशन कराएगा, इसका मेन काम यही है। मगर एक माइनर लेवल पे इसका एक और भी काम है, एब्जॉर्प्शन करना, बहुत ही माइनर लेवल पे।
اور وہ یہ ہے ایبزارپشن اونلی واٹر، پانی کی ایبزارپشن۔ اگر آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہے، آپ پانی نہیں پیتے ہیں، تو آپ کا یہ ریکٹم جو ہے وہ اس فیسس سے پانی ایبزارب کر لے گا، اس کے نتیجے میں فیسس بہت ہارڈ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ ہوگا، کانسٹیپیشن ہوگی، ایزیلی ایجیشن نہیں ہوگی، جو چیز ہے گند وہ ایزیلی نکلنی نہیں پڑے گی، پھر زور لگانا پڑے گا، سمپل۔ اس سے آگے اور بھی مسئلے ہوں گے، جیسے ایک مسئلہ ہے پائلز وغیرہ، یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تو یہاں پہ مائنر لیول پہ واٹر ایبزارپشن بھی ہوتی ہے، تو یہ کام ہے آپ کے ریکٹم کا، فیسز وغیرہ یہاں پہ آئے گا، گند وغیرہ آئے گا۔ پھر آگے ریکٹم جو ہے بیٹا یہ سارا سموتھ مسل ہے، اس کے باہر سوراخ ہے، اس کی اوپننگ کو کہا جاتا ہے اینس، اور اینس کے ذریعے یہ سارا گند باہر نکلے گا، اور اس پروسیس کو ہم کہیں گے ایجیشن۔ ایجیشن بھی کہیں گے، یا ڈیفیکشن بھی کہیں گے اس کو، یا ایلیمینیشن بھی کہیں گے۔ یہ جو گند باہر نکلے گا اس پروسیس کو بیٹا ہم کیا کہیں گے؟ ایجیشن کہیں گے، ایجیشن بھی کہیں گے، یا ایلیمینیشن بھی کہیں گے، یا اس چیز کو گند کو باہر نکالنے والے پروسیس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیفیکشن بھی کہیں گے۔ یہ تین نام کہیں گے گند کو باہر نکالنے والے کو۔ اب یہ گند کیسے باہر نکلے گا؟ دیکھیں بیٹا، یہ گند ایسے نکلے گا کہ ریکٹم جو ہے اس کی مسل کانٹریکٹ ہوں گی۔ پہلے تو یہ برین میں سے دے گا، برین سچویشن کے ساتھ دے گا کہ بھائی بندہ باتھ روم پہنچا یا نہیں، اس کے بعد سچویشن ہے کہ نہیں، نارمل حالت ہوگا، ریلیکس ہوگا، تب یہاں پہ آپ کا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کام کرتا ہے گند کو باہر نکالنے کے لیے۔ آپ جب بھی غصے میں ہو، یا آپ فائٹ یا فلائٹ والی کنڈیشن میں ہو، کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو، مانا ہنگامی کوئی صورتحال ہو، بی پی بڑھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ آپ کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کام کرتا ہے، تب آپ کو یہ چیز گند باہر ہی نہیں نکلے گا، موڈ ہی نہیں ہوگا بالکل ہی، بھلے کوئی بھی ہو، بھلے پورا یہ بھر جائے، تو یہ گند تبھی نکلے گا جب پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہوگا۔ پیراسمپیتھیٹک وہ نرو جو آپ کا میسیج دے آپ کے ان آرگنس کو، پھر یہاں پہ کیا ہوگا؟ جیسے میسیج ہوگا برین سے یہاں پہ، تو پھر یہ ریکٹم کی جو مسل نہیں، یہ سموتھ مسل ساری یہ کانٹریکٹ ہوں گی، ریکٹم کی مسل کانٹریکٹ ہوں گی، وہ اس فیسز کو پش کریں گی باہر کی طرف، نمبر 1۔ تو ایجیشن کیسے ہوگی بیٹا؟ وہ ایسے ہوگی، ایجیشن جو ہے وہ ایسے ہوگی کہ ریکٹم کی جو مسل ہیں، ریکٹم کی جو مسل ہیں وہ یہاں پہ کانٹریکٹ ہوگی، نمبر 1، ٹھیک، جو فیسز کو باہر دھکیلنے کی کوشش کریں گی۔ پھر آگے یہ جو اینس ہے، اس کے اندر یہ اینس کے پور ہے، اندر کھلتا ہے یہ اینس کا پور، سوراخ، اندر جو اینل پور ہے، اندر جو اینل اوپننگ ہے، یہ سموتھ مسل کی بنی ہوئی ہے، یاد رکھیں۔ اینس 2 قسم کی مسل کا بنا ہوا ہے، اندر سے سموتھ مسل، باہر سے اسکیلیٹل مسل کا۔ اندر جو اینس کی سموتھ مسل ہیں وہ ریلیکس ہوں گی، تو انٹرنل اینل جو ہے اس میں ہوتی ہیں سموتھ مسل، یاد رکھنا بیٹا بات، اور یہ سموتھ مسل یہاں پہ کیا ہو جائیں گی؟ یہ ریلیکس ہو جائیں گی، یہ کھل جائیں گی، اندر جس سوراخ یہ کھل جائے گا، اور پیچھے سے وہ مسل کانٹیکٹ ہو رہی ہیں جو اس فیسز کو باہر دھکیلیں گی۔ اب باہر جو مسل ہوتی ہیں اینس کی، جو دکھائی دیتی ہیں اینس کی باہر سے سوراخ جو ہے وہ اسکیلیٹل مسل ہوتی ہیں، ہڈی کے اوپر یہ گوشت ہوتا ہے۔ یہ جو آؤٹر ہوتی ہیں، آؤٹر اسکیلیٹل مسل اینس کی، وہ کانٹریکٹ ہوں گی یہاں پہ، یاد رکھنا بات، وہ مسل کانٹریکٹ ہوں گی، نیو کانٹریکٹ، تو یہ سوراخ کھل جائے گا، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ سوراخ اوپن ہو جائے گا، انٹر مسل ریلیکس ہوں گی تو سوراخ بڑھ جائے گا، اور یہ مسل ریکٹم دھکیلیں گی، ایسے یہ گند فیس سارا نکلے گا باہر۔ کلیئر بات یہ؟ تو ایسے ہو گئی ایجیشن، یہ گند نکلا سارا باہر، اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے بیٹا؟ ایجیشن یا ایلیمینیشن یا ڈیفیکشن۔ ایسے یہ گند یا ویسٹ نکل گیا باہر۔ تو یہ تھا آپ کا پورا ٹاپک، جس کا بیٹا نام تھا آپ کا اوورآل لارج انٹسٹائن۔ اور لارج انٹسٹائن میں کیا ہوا کام؟ ایبزارپشن ہوا اور ایجیشن ہوا۔ اب یہ جو چیز ہے یہاں پہ چھوٹے بچوں میں والنٹری ہوتی ہے، انوالنٹری؟ چھوٹے بچوں میں انوالنٹری ہے، اس گند کو نکالنا، چھوٹے بچوں میں اس کا برین اتنا ڈیولپ نہیں ہے، یا اس میں وہ چیز نہیں ہے نالج ڈیٹا کہ اس سچویشن میں کیا کیا جائے۔ جیسے ہی چھوٹے بچے کا یہ چیز بھر گئی، چھوٹا بچہ اپنی پتلون میں ہی وہ چیز نکال لیتا ہے۔ ہم جو اڈلٹ ہیں، بڑے ہیں، ان میں ہمارا والنٹری کنٹرول ہوتا ہے یہ، مگر کچھ حد تک والنٹری کنٹرول کر سکتے ہیں ہم، یہ اسکیلیٹل مسل کو یوں ریلیکس کر سکتے ہیں اور انٹرنل مسل کو یوں
हम रिलैक्स कर सकते हैं, कांटेक्ट करेंगे, उन मसल को रिलैक्स कर सकते हैं ताकि गंद बाहर ना निकले, अकॉर्डिंग सिचुएशन बेइज्जती वगैरह ना हो जाए, ठीक है ना बेटा। फिर कुछ हद तक होगा, फिर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, फिर क्या हो जाएगा, काम तमाम, काम खराब। बहरहाल तो ऐसे चीज़ होती है, ये सारा चीज़ें। तो इसमें बेटा यही था, गंद वगैरह को निकालना। अब ये 3 जो ट्रम है, एक और ट्रम भी यूज़ करते हैं नहीं, इस एक ट्रम का नाम है एक्सक्रिएशन। क्या सर इस इजेक्शन या एलिमिनेशन को एक्सक्रिएशन कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते। उसका रीज़न ये है, अगर एडवांस लेवल पे चलें तो एक्सक्रिएशन का बेटा मतलब है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। आपके जो जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट बने, मेटाबॉलिज्म में सेलों के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बने, सेलों के अंदर वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं आपके मेटाबॉलिज्म से जो बनते हैं? वो वेस्ट प्रोडक्ट बेटा ये यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, ये चीज़ें हैं। और ये चीज़ें जो बाहर निकलेंगी ये किसके जरिए निकलती हैं? पेशाब के जरिए, पसीने के जरिए भी निकलती हैं, साल्ट वगैरह। तो पेशाब आपका है, यूरिनेशन, परस्पायरेशन या स्वेटिंग, पसीना आना, इन 2 चीज़ों के लिए ये टर्म यूज होता है एक्सक्रीशन। इसके लिए एक्सक्रीशन नहीं कह सकते, कह सकते हैं एक्सक्रीशन, गंद वगैरह भी बिल्कुल निकलता है, मगर साथ में इस गंद के साथ अनडाइजेस्टेड फूड भी निकला है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं आपके डाइजेस्टम में, एनस में या रेक्टम में, नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकलते हैं, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड भी निकलते हैं, यहाँ पे गंद भी निकलता है बिल्कुल, इसके साथ साथ अनडाइजेस्टेड फूड भी निकलता है। तो अनडाइजेस्ट फूड और मेटाबॉलिक वेस्ट ये दोनों जब एक साथ निकलेंगी तो उसके लिए टर्म जो यूज होगा वो टर्म ये होगा, इजेक्शन या एलिमिनेशन या डिफेक्शन। अब इजेक्शन या एलिमिनेशन या डिफेक्शन, ये 3 नाम आप पेशाब के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेशाब में अनडाइजेस्ट फूड होता ही नहीं है। पेशाब में सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, बॉडी के वेस्ट होते हैं। आप पसीना जो निकल रहा है, इस पसीने के निकलने को हम डिफेक्शन या इजेक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि पसीने में सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट निकलने हैं। तो होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सारी चीज़ों का। अब हम आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिवर के ऊपर।